हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 30 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर प्रश्न और लल्लन टॉप प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भाई के लिए जरूर करें। तो आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए AWE मिशन लॉन्च करेगा नासा। ऑप्शन ए नासा, जो कि कहाँ की कंपनी है? स्पेस कंपनी। तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब देखते हैं AWE मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए जो है अमेरिका जो है AWE मिशन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, नासा लॉन्च कर रहा है AWE मिशन। यह जो है किस पर अध्ययन करेगा? AWE मिशन अध्ययन करेगा अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए जो है AWE मिशन अध्ययन करेगा इसमें। इसके बाद जो है यह जो है कहाँ पर स्थापित होगा? जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें जो है AWE मिशन स्थापित करके जो है अंतरिक्ष मौसम के बारे में नासा अध्ययन करने वाला है। अब आपको दिखा देते हैं कि जो पृथ्वी पर कितने मंडल पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये आपका अर्थ हो जाता है, अर्थ में जो है 5 लेयर पाई जाती है। ठीक है, 5 लेयर पाई जाती है। पहला जो है पृथ्वी से ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर हो जाता है आपका समताप मंडल, फिर इसके ऊपर हो जाता है मध्य मंडल, और इसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे ऊपर कौन सा पाया जाता है? बहिर्मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में कौन सा परत पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है ओजोन परत। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, टोपोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फेयर। आयन मंडल को कहते हैं आयनोमंडल। ठीक है, आयनोस्फेयर। इसके बाद बहिर्मंडल को क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर। ये आपको याद हो गया होगा। जहाज वगैरह कहाँ पे उड़ाई जाती हैं? तो जहाज उड़ाई जाती है समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम एक सा बना रहता है। बारिश या बादल की घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं। बिजली का चमकना, बारिश होना, बादल बनना, ठीक है, तो ये किस मंडल में होता है? यह क्षोभ मंडल में होता है। ये आप याद रखेंगे। तो AWE मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। अब देखते हैं कि इसरो किस देश की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है? तो यह है इंडिया की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। सेकंड है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो यस सोमनाथ जी इसरो के हेड हैं। आपका आ जाता है रॉसकॉस्मॉस। ये किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो यह रसिया की स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा किसकी है? तो जाक्सा जापान की है। अभी हाल ही में जापान और इंडिया यानी कि जाक्सा और इसरो ने मिलकर एक साउथ पोल के, जो मून का साउथ पोल है, उसके अध्ययन करने के लिए एक मिशन फिर से भेजेंगे, जिसका क्या नाम होगा? लूपेक्स। तो लूपेक्स मिशन कौन भेजेगा? जाक्सा और इसरो। आर्टेमिस मिशन, ये देख रहे हैं आप, आर्टेमिस मिशन, यह जो है कौन भेजेगा? तो यह भेजेगा नासा। ठीक है, चांद पर फिर से एक बार मनुष्य को उतारने के लिए आर्टेमिस मिशन भेजा जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। AWE मिशन कौन भेज रहा है? यह नासा भेज रहा है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? जो 54वें क्रम का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया गोवा में, उसमें जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स को जो है पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जो है दिया गया। अब इसके बारे में देखते हैं। IFFI, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब की बार जो है किस क्रम का आयोजन किया गया है? तो 54वें क्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गोवा में। ओपनिंग फिल्म यानी कि ओपनिंग फिल्म इसमें कौन सी है? तो इसमें कैचिंग डस्ट है। इसको याद कैसे करेंगे? जब कोई रूम या फिर कोई घर
बंद होता है, लॉक होता है, जब उसे खोलते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, डस्ट वस्ट वगैरह इधर उधर, मतलब बेड पे या सोफे पे, कुर्सी पे या फिर रूम में, सब जगह पे डस्ट होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है ओपनिंग फिल्म ऐसे याद कर लेंगे, कैचिंग डस्ट, फिर जब क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फेयर। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। द फेयर बेट जो है, जब फेयर बेट, ये जो आपका हो जाएगा क्लोजिंग फिल्म। जब घर अच्छा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फेयर। तो आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से बनाएंगे तो याद हो जाएगा, तो हो जाएगा द फेदर बेट। अभी जो है इसमें जो है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में जो है बेस्ट फिल्म, जिसे क्या बोलते हैं, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। इस अवार्ड में जो है 40 लाख रुपए दिया जाता है। इस फिल्म के जो है निर्देशक कौन है, तो इस फिल्म के निर्देशक है अब्बास अमीनी। यह एक फारसी फिल्म है। इसमें एक्टर कौन थे, तो पौरिया रहीमी इसमें एक्टर थे। अब देखते हैं ICFT, इसी में एक और अवार्ड दिया गया जिसका क्या नाम है, ICFT यूनेस्को गांधी पदक, जो किसे दिया गया, एंथोनी चैन को। और इसी में भी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो यह माइकल डगलस को दिया गया है। प्रश्न 3 है, हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया में। अब देखते हैं कि AIGIF यानी आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम, इसका जो है चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो यह किया गया है मलेशिया में। और क्यों किया गया है, क्योंकि विज्ञान तकनीकी के माध्यम से नवाचार करना। इसका पहला बैठक कहाँ पर हुआ था, तो AIGIF का पहला बैठक हुआ था जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यहाँ पर इसका बैठक हुआ था। अब देखते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर, और मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसकी मुद्रा का नाम है रिंगिट। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला, और यहीं पर ADB यानी आसियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। फिलीपींस जो है किस द्वीप पर है, तो यह लुजोन द्वीप पर स्थित है। अब आसियान शब्द आया तो आसियान का फुल फॉर्म देखते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, यह आसियान का फुल फॉर्म होता है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह जकार्ता में है। वर्तमान में जो है आसियान में 11 देश हैं, जो कि नवीनतम देश कौन सा है, तो यह है तिमोर लिस्ते। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चौथा, हाल ही में किस देश के अनाक क्राकातोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, तो क्राकातोवा ज्वालामुखी किस देश में है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्राकातोवा ज्वालामुखी यह कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, जो कि सुंडा जलसंधि के पास है। अभी इसी में हाल ही में जो है शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, और तब इसे आप याद करेंगे कि क्राकातोवा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में, इसी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। अब आपको ज्वालामुखी से संबंधित पूरा तथ्य दे देते हैं। जैसे ये आपका हो गया पृथ्वी की सतह, जो ये ब्लैक पेन से बनाया है मैंने, ये आपका हो गया पृथ्वी की सतह। और नीचे से जो है, जब नीचे से धधकता हुआ मैग्मा बाहर आता है, तो जब नीचे रहता है तो ये मैग्मा, इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब ये जो है ऊपर आ जाता है और ऊपर जम जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ठंडा होकर जम जाता है, तो इसे लावा कहते हैं। और जिस रास्ते से यह मैग्मा निकलता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, यानी उस नली को क्या कहते हैं, तो उसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही क्रेटर जो है इसका बड़ा रूप हो जाए, यानी जब छोटा रहे तो इसे क्रेटर, जब यही बड़ा बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो क्रेटर के छोटे रूप, जो ये नली होती है इसे क्रेटर कहते हैं। और इसी क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। और इसी क्रेटर में अगर पानी भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। और भारत में एक ऐसी झील है जिसका क्या नाम है, नक्की झील, जो राजस्थान में है, वह क्रेटर युक्त झील है, यानी कि ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप कहाँ पर आते हैं, तो यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा आता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब हम अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अभी ये हाल ही में शुरू हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है काफ़ी संघर्ष चल रहा है।
तो इसमें जो है अभी फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है, तो यह मनाया गया अभी हाल ही में 29 नवंबर को। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। अब 29 नवंबर को क्यों मनाया गया, अब देखते हैं। और इसे मनाया कौन था, इसे मनाया है यूएनओ ने। और 29 नवंबर को ही क्यों मनाया है, क्योंकि 29 नवंबर 1947 को यूएनओ ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। 2 राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र हो जाएगा आपका अरब देश और दूसरा हो जाएगा यहूदी देश। अरब देश में मुस्लिम लोग रहेंगे, यानी जिसे किस नाम से जाना जाएगा, फिलिस्तीन। और इसके बाद यहूदियों के लिए एक देश बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, इजराइल। अब हम देखते हैं कि इजराइल के लिए इजराइल की लोकेशन कहाँ पर है, इससे सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं। ये मैंने इजराइल का मैप बना के रखा है, जो ये आपको पिंक कलर का पूरा दिख रहा है, ये आपका इजराइल है, ठीक है। आई फॉर इजराइल हो जाएगा। अब इसमें जो है फिलिस्तीन कहाँ पर है, जो ये आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये पूरा फिलिस्तीन का भाग है और ये छोटा सा ये भी फिलिस्तीन का भाग है, लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है। तो ये इस वाले भाग का क्या नाम है, वेस्ट बैंक नाम है, जबकि इस वाले भाग का नाम है गाजा पट्टी। तो इन्हीं 2 पॉइंट पे जो है फिलिस्तीनियों का कब्जा है, ठीक है। पहले जब स्टार्टिंग में फिलिस्तीन को यहाँ पे बसाया गया था तो फिलिस्तीन ऐसे कहीं कहीं पर मतलब ये इजरायली जो है कहीं कहीं पर ऐसे इस बसे हुए थे आके शरणार्थी के रूप में, लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे करके इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को कब्जे में ले लिया। अब जो है फिलिस्तीन का स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खुद शरणार्थी के तौर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये आपका इजराइल हो गया। इजराइल से पूछता है सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, क्या इजराइल भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, तो हाँ आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट पूरा इजराइल का जो है भूमध्य सागर से सीमा बनता है, इधर आपका भूमध्य सागर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इससे इजराइल से सीमा बनाने वाले देश, तो आपका लेबनान, यहाँ पर जो है लेबनान बनाता है, यहाँ से सीरिया बनाता है, और ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका हो जाता है, जॉर्डन का हो जाता है। इसके बाद यहीं पर एक झील स्थित है, ठीक है। ये कौन सी झील है, तो ये डेड सी है, ठीक है, मृत सागर है, जिसमें आप तैरेंगे, मतलब तैरने की कोशिश करेंगे तो आप कभी डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे, ठीक है। जिसे तैरना भी नहीं आएगा तो भी वो तैरेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा देश है, और इसके बाद जो है यहाँ से सीमा पश्चिम में इजराइल के कौन से देश सीमा बनाता है, तो इजिप्ट यानी मिस्र इससे सीमा बनाता है। इजिप्ट के पास एक द्वीप है जिसे जो है क्या कहते हैं, सिनाई प्रायद्वीप। क्वेश्चन पूछा जाता है सिनाई प्रायद्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो इजिप्ट का है। नेक्स्ट हो जाता है कि यहाँ पे आप छोटा सा देखेंगे पॉइंट, ये सीरिया का पहले पॉइंट था जिसे क्या कहते हैं, गोल्डन हाइट। गोल्डन हाइट पर पहले सीरिया का अधिकार था, लेकिन इजराइल से युद्ध होने के कारण इस पर अब किसका अधिकार हो गया, इजराइल का। तो गोल्डन हाइट पर किसका अधिकार है, इजराइल का। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत है, सीरिया की राजधानी दशमिक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अपने छठे प्रश्न को। छठवां प्रश्न है, दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइंस कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्जिन एयरलाइंस। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्जिन एयरलाइंस यह विश्व की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस बन गई है जो कि 100% सतत विमान ईंधन का प्रयोग करने वाली है। इसका मतलब यह क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके जो है इस एयरलाइंस को उड़ाएगी। पहली फ्लाइट कहाँ से उड़ी थी, तो यह उड़ी थी लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, ठीक है। इसमें जो है बोइंग इस विमान का क्या नाम था, तो इस विमान का नाम था बोइंग 787। अब देखते हैं पेट्रोल की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से। जिस पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वह पेट्रोल उतना ही शुद्ध होगा। डीजल की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो यह मापी जाती है C10 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। व्याख्या देखते हैं। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया जो कि तमिलनाडु में है। चेन्नई के किस स्टेडियम में, तो राधा कृष्णन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। अब की बार कौन सा क्रम था, तो इसके अब की बार था 13वां क्रम। इसमें जो है विजेता कौन बना, पंजाब, और उप विजेता हरियाणा बना है। अब कुछ महत्वपूर्ण खेलों को देखते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो 7 मेडल जीते थे। कौन कौन से जीते थे, तो इसमें जीता था 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। और इसमें भारत की टोटल रैंक कितनी थी, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक थी 48।
नेक्स्ट खेल है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन के शहर हांगजाओ में। इसके बाद इसमें भारत की रैंक थी 4। इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? तो 107 पदक जीते थे। नेक्स्ट खेल है आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। और इसमें जीता कौन? जर्मनी। किसे हराकर? बेल्जियम को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्कुलर रेलवे यानी इसे आप कह सकते हैं रिंग रोड। यह भारत की सबसे लंबी बनने वाली है। कितना लंबा है? तो यह 287 किलोमीटर है। और कहाँ पे बनेगा? तो यह कर्नाटक में बनेगा। कर्नाटक के किस शहर में? बेंगलुरु में इसे बना जाएगा। ठीक है। ट्रेन के लिए जो है इसकी पटरी ऐसे बिछाई जाएगी गोल गोल में, मतलब इस शहर से के आसपास जो भी शहर होंगे उससे जो है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन को संचालित किया जाएगा, जिसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 287 किलोमीटर हो जाएगा। यह भारत में पहला है, नहीं ये लंबाई के मामले में पहला होगा, लेकिन भारत में अब तक बन चुका है। वर्तमान में कहाँ पर है यह ऐसी सर्कुलर रेलवे? यह है चेन्नई में, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 237 किलोमीटर। चेन्नई शहर के चारों तरफ एक ट्रेन बनाई गई है इस तरह की जो है सर्कुलर रेलवे, जिसकी लंबाई हो जाती है 237 किलोमीटर। अब देखते हैं सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है सिद्धारूढ़ा स्वामी, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। रेलवे बोर्ड की सीईओ वर्तमान में कौन है? तो यह है जया वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखते हैं। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, जिसे क्या कहते हैं? टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर। यह जो है दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत का पहला है, जो कि कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह सहारनपुर यूपी में किया जाएगा। इसमें मदद कौन कर रहा है? तो इसमें मदद कर रहा है IIT रुड़की, इसमें सहायता कर रहा है। और इस पे जो है रिसर्च किस पर किया जाएगा? तो रिसर्च किया जाएगा 5G, 6G और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट कितनी है? तो 31 है। विधानसभा सीट कितनी है? तो यह है 403। और विधान परिषद सीट है 100। ये आप याद रखेंगे। तो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक यानी AMA बैंक किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक लॉन्च किया है ओडिशा ने। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। अम्मा बैंक जो है ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। और उड़ीसा के जो है CM कौन है? तो यह है नवीन पटनायक जी। इन्होंने भी हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए क्या शुरू किया है? अम्मा बैंक। यानी ग्राम पंचायत का मतलब हो जाता है कि जो ग्राम पंचायत यानी जो गाँव में महिलाएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो बैंक तक ना अगर आ पा रही हैं तो उनके घर तक जो है बैंक को पहुंचाया जाए। इसमें जो है 6 बैंक सहायता कर रहे हैं उड़ीसा सरकार की। इसमें कौन कौन से बैंक हैं? तो SBI, PNB, BOB, BOI, UBI और यूको बैंक। ये सभी जो है ग्राम पंचायत बैंकिंग में उड़ीसा राज्य की मदद कर रहे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अम्मा बैंक लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। स्टूडेंट, आज का हमारा लल्लन टॉप प्रश्न और लल्लन टॉप जो है प्रश्न और इसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।